जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैंने अपने जीवन से सीखा है और क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़ा प्रेम और स्नेह दिया है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मैंने जीवन से सीखा है, वो मैं आपको बताऊं। अब जो मैं कह रहा हूं वो सच हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जो अनुभव से सीखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका इच्छा है आप माने, आपकी इच्छा है आप ना माने। देखिए, मैंने ये महसूस किया है, 73 साल की उम्र में महसूस किया है कि आप अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। आप 100 साल तक जी सकते हैं, 100 साल से ज्यादा भी जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बिना परेशानी के जी सकते हैं, अगर कुछ चीजों का ध्यान रखें। बल्कि एक चीज का ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा संभव है। अच्छा, जब ये बात मैं कहूंगा आपसे, तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आएगा कि स्वामी साहब, अगर आप हमें ये गुरु मंत्र बता रहे हैं कि 100 साल कैसे जिंदा रहा जाए, तो इसका मतलब है आप ही 100 साल जिएंगे। देखिए, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं 100 साल जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। इसलिए नहीं गारंटी ले सकता कि जो मैं आपसे कह रहा हूं कि गलतियां मत कीजिएगा, वो गलती मैं कर चुका हूं और काफी लंबे समय तक कर चुका हूं। तो इसलिए जो मैंने अपना नुकसान करना था वो मैंने कर लिया। अब आप लोग जो मेरे प्रेमी लोग हैं, स्नेही लोग हैं, उनको बताना मेरा कर्तव्य है कि अगर वो गलती आप ना करें तो आप 100 साल तक जी सकते हैं। कुछ लोगों ने वो गलती करना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने गलती करना नहीं छोड़ा, बिना जाने बुझ के किया। लेकिन मैंने जो अनुभव किया मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, असली मुद्दा यह है कि आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर आप जो एक आपके दिमाग पे अलग प्रकार का बोझ डाला जाता है, आपके दिमाग में असत्य भरा जाता है, अगर आप उससे दूर रह सकें। अगर जैसे पहले हमारे पूर्वज कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सत्य का साथ दो, धर्म का साथ दो, सबके साथ सद्व्यवहार करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये इसलिए कहते थे, वो आपकी दीर्घ जीवन काल का एक मंत्र था। आपने 40-50 साल पहले कभी ये नहीं सुना कि फलाना गंदा है, वो बहुत गंदा है, ये है, ये दुष्ट है, वो बदमाश हैं, इसलिए लोग जीते थे। आज के समय में वो स्थिति इसलिए खराब हो गई है कि घृणा हमारे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ये घृणा इसलिए भरी गई है कि उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है। ये जर्मनी में भी किया गया था, ये श्रीलंका में भी किया गया था, ये बांग्लादेश में भी किया जा रहा है। तो ये जहां भी राजनीतिक सत्ता को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के विद्वेष को बढ़ाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है वहां मनुष्यों का जीवन काल कम हो जाता है, क्योंकि घृणा जो है वो जीवन को कम करती है और प्रेम और सद्भाव जीवन को बढ़ाता है। अच्छा, इसमें जो राजनीतिक दल है, चलिए उसका उद्देश्य तो है, लेकिन इनके अलावा जो समाचार पत्र हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने रवीश कुमार जी को भी कहते हुए सुना, बहुत बुद्धिजनों को कहते हुए सुना, प्रबुद्ध लोगों को कहते हुए सुना कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया को मत देखो। उन्होंने तो खैर यहां तक कहा कि गोदी मीडिया को मत देखो, ये जो नोएडा का ये लश्करे नोएडा है, जहां पे बहुत सारे टीवी स्टूडियोज हैं, उनको मत देखो। अच्छा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि इससे हो सकता है किसी की भावना को ठेस पहुंच जाए, किसी की भावना हर्ट हो जाए। भावना में किसी की हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन अपनी बात जो मैंने महसूस की है आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हुए, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ये जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको अब ये लोग अलग अलग नाम लोगों ने दे दिए हैं, इसकी कार्य की प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है और कैसे आपके दिमाग को प्रदूषित करता है और एक राजनीतिक दल का फायदा कराता है। अच्छा, राजनीतिक दल का फायदा कराना उसकी मजबूरी भी है, मतलब गलती उनकी भी नहीं है, इस मेन स्ट्रीम मीडिया की भी गलती नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के खर्चे इतने ज्यादा हैं, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतनी ज्यादा है, रनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि उसको अपनी इनकम को बढ़ाना है। अच्छा, इनकम तो तब बढ़ेगी जबकि लोग देखेंगे, व्यूअरशिप होगी, व्यूअरशिप है नहीं। और अपनी खर्चे को बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए और
मीडिया के अंदर अपनी बची खुची साख को बचाने के लिए उनको पैसे की जरूरत है। अच्छा, ये कमजोरी सरकार ने पकड़ ली, राजनीतिक दल ने पकड़ ली। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम हमें सरवाइव कराओ, हमें सरवाइव कराओगे तो हम तुम्हें सरवाइव कराएंगे, हम तुम्हें भरपूर पैसा देंगे, हम सरकारी ही एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे, जितने भी टोबैको कंपनीज हैं, तंबाकू कंपनीज हैं, लोगों के दिमाग को खराब करने वाली, बर्बाद करने वाली कंपनीज हैं, उन पे हम प्रेशर डालेंगे कि तुम्हें एडवर्टीजमेंट करोड़ों रुपए की दें। तो इससे तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी और तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन तुम्हें यह करना होगा कि तुम्हें केवल सत्ता पक्ष की नैरेटिव को आगे बढ़ाना होगा और जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्ष है, उसके नैरेटिव को बढ़ने नहीं देना होगा। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया को आप लोग करते हुए देखते हैं। तो आधे लोग तो देश के अंदर ऐसे हैं आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया को देखना उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा, इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया क्या कि उन्होंने जितने प्रतिष्ठित पत्रकार थे, जो पत्रकार थे, मैंने जिन्हें आप पत्रकार कह सकते हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से निकाल दिया गया, गोदी मीडिया से निकाल दिया गया। अब वो निकाल दिया तो उनके पास विकल्प तो कुछ था नहीं, खर्चे तो उन्हें चलाने थे, परिवार तो उनको पालना था, तो उन्होंने यूट्यूब शुरू कर दिए और हजारों नाम हैं, आप सबको जानते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कि इस मीडिया, जो पहले मीडिया था, एनडीटीवी जैसा था, न्यूज 24 था, बहुत सारे थे, मैं किसी का नाम क्यों लूं, उन्हें प्रचार का मौका क्यों दूं, लेकिन ये लोग स्वतंत्र पत्रकारिता करने का प्रयास करते थे और कर भी पाते थे, लेकिन ये 2014 के बाद संभव नहीं रहा। अब इन लोगों ने समझौता कर लिया, सरकार से समझौता कर लिया और उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। और ये जो यूट्यूबर्स थे, इन्होंने क्या किया कि पूरा जो व्यूअर्स थे, जो दर्शक थे, उनको अपनी तरफ खींच लिया। तो आपने देखा कि जहां पहले यूट्यूबर 2-3 साल पहले तक कहीं नहीं थे, आज के तारीख में वो 40-45% हो गए। तो व्यूअर्स तो उन्होंने ले लिए, उनकी इनकम जनरेट होने लगी और इनकी इनकम कम होने लगी, तो इनकी निर्भरता सरकार के ऊपर और बढ़ गई। अब सरकार को खुश करना, उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाना इनके लिए मजबूरी बन गया। अच्छा, आप लोग तो वो देखते हैं जो कि आप टेलीविजन पे देखते हैं। अच्छा, मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, आई डोंट नो, लेकिन मैं यूट्यूब में भी आता हूं और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है उसमें भी जाता हूं, गोदी मीडिया में भी जाता हूं। नाम मैं किसी का क्यों लूं? अगर जरूरत पड़ेगी और किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे और मानहानि ना हो तो बाद में ले भी लूंगा। अब ये देखिए, जो आदमी, अच्छा मैं भी इसलिए कि मैंने 4-5 साल पहले तक, कन्फेस कर लूं, मैं गोदी मीडिया देखता था, मेन स्ट्रीम मीडिया देखता था, इसलिए देखता था कि मेरे पास स्मार्ट टीवी नहीं था। मोबाइल में देखने में आंखों पे जोर पड़ता है, तो मैं, क्योंकि स्मार्ट टीवी था नहीं, तो मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं टीवी देखूं और उनके न्यूज चैनल्स को देखूं, टाइम तो पास करना ही है। लेकिन उससे मेरा भी दिमाग भ्रमित हो गया, तो मेरी 100 साल जीने की संभावना जो थी वो कम हो गई। अब कितनी बची है तो परमेश्वर जानता है। लेकिन अगर आप, बाकी जैसे रवीश कुमार कहते हैं, बाकी पत्रकार कहते हैं कि अगर आप गोदी मीडिया को देखना बंद कर दें तो हो सकता है 100 साल जी सकें, लेकिन जितना ज्यादा आप गोदी मीडिया को देखेंगे उतनी आपकी उम्र। अब नैरेटिव कैसे ये सेट करते हैं और कैसे ये डिस्कशन कराते हैं, कैसे ये डिलीवरेशन कराते हैं। अच्छा, मैं दोनों तरफ जाता था, यूट्यूब में भी जाता था, गोदी मीडिया, तो यूट्यूब में तो कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, वो ठीक है, वो मौका देते हैं, हम बोलते हैं, हमें कहीं रोकने का या अपमानित करने का या परेशान करने का या लज्जित करने का ये या डिलीवरेशन को एक दिशा देने का वो प्रयास ही नहीं करते यूट्यूब। आप भी देखते होंगे, जो भी नैरेटिव है, जो भी उनका नैरेटिव है, कोई यूट्यूबर्स हैं जो प्रो बीजेपी हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रो कांग्रेस हैं, लेकिन वो अपना अपना नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन संघर्ष और बेइज्जती और अपमान वाली बात नहीं आती। लेकिन क्योंकि मैंने अंदर से खेल देखा है गोदी मीडिया का, तो मैंने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से एक नैरेटिव को चलाने के लिए लोगों को अपमानित किया जाता है और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की सारी परंपराएं हैं उनको तोड़ा जाता है। मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूं। भावना को किसी को ठेस ना पहुंचे, अगर पहुंचती है तो पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, कोई डिफेमेशन वगैरह नोटिस मुझे ना पहुंचाया जाए। और मैं केवल किसी की डिफेमेशन करने का न मेरा मकसद है, मैं उनको बड़ी इज्जत करता हूं, जिनका भी मैं नाम लूंगा उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं केवल तथ्यों का, अच्छा एक चीज और पहले भी मैं बता चुका हूं और आज फिर बता देता हूं, देखिए मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं एक अध्यापक हूं।
और मैं फाइनेंस का अध्यापक हूं, एंटरप्रेन्योरशिप का अध्यापक हूं, इकोनॉमिक्स का अध्यापक हूं, मैनेजमेंट का अध्यापक हूं, मार्केटिंग का अध्यापक हूं, एचआर का अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं। आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट। तो मुझे ये जर्नलिस्ट और ये जर्नलिज्म के जो गुर होते हैं और उसके पीछे जो भेद होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा आते नहीं। और मैंने हमेशा, अगर छात्र था तो और गुरु रहा तो, मैंने वो जो गुरु शिष्य परंपरा है भारतीय सभ्यता संस्कृति का, उसका पालन किया। और मैंने हमेशा महसूस किया, और मैंने अपने बच्चों को भी बताया, और अपने माता पिता के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने छात्रों के साथ, जिसका मैंने हमेशा पालन किया। मैंने कहा दो चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला, अपने से उम्र से बड़े हुए लोगों का कभी अपमान मत करो। मान करो या न करो, लेकिन अपमान मत करो। लेकिन जब मैं वहां गया, और ये यूट्यूबर्स जिसका ध्यान रखते हैं वो कभी आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब में इस तरह की, लेकिन आप वहां पे जो पर्दे के सामने होता है, पर्दे के पीछे होता है, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वो कैसे करते हैं, कैसे नैरेटिव बनाते हैं, और कैसे जो मेन देश के इश्यूज हैं उनको भटकाते हैं। एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं समझता था और समझता हूं कि बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, बहुत बड़ा अखबार है, हिंदुस्तान का टॉप का अखबार है, और बड़े अच्छे उसके प्रोमोटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज भी उनकी हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, उनका डिजिटल मीडिया भी है, उनका टेलीविजन के भी कई सारे चैनल्स हैं, और बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन अब उनकी क्योंकि मजबूरी में बता चुका हूं कि सरकार का साथ देना है, तो उन बेचारे भी हाथ बंधे हुए हैं, उनको भी नैरेटिव को चलाना पड़ता है। अब ये देखिए, जब आज के तारीख में पूरा देश का जो मुद्दा है वो है SIR, वो है ऑपरेशन सिंदूर, वो है पहलगांव का ये प्रश्न कि वहां पे हमारे निरीह लोगों को क्यों मारा गया, प्रश्न है कि हमारे कितने प्लेन गिरे, प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं, प्रश्न है कि हम मालदीव जो हमारे देश को गालियां देता है और जो हमारे देश को गालियां देकर ही जीता है, वहां पे मोदी जी 5,000 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दे के आए। प्रश्न यह है कि यूके में जाके उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया, जबकि उससे हमारे छोटे उद्योग और किसान बर्बाद हो जाएंगे। और गोदी मीडिया चलाने का प्रयास कर रहा है जैसे उससे सरकार का बहुत फायदा होगा, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूं, तो मुझे पता है इससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन चलिए, वो अपना नैरेटिव चलाते रहते हैं। और नैरेटिव को बदलते कैसे हैं, अब मुद्दे को कैसे बदलते हैं। देखिए, अभी 3 दिन पहले मैं एक प्रतिष्ठित चैनल में गया, जिसका बड़ा अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित, वहां पे एंकर्स भी हैं। उन्होंने नैरेटिव को बदलने के लिए खबर चलाई जिसकी आप महत्ता समझ सकते हैं, कोई महत्ता नहीं, उसको डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो डिस्कस किया गया। और डिस्कस भी कैसे किया गया वो मैं थोड़ा वानगी आपके सामने पेश करता हूं। हम लोग 4 लोग थे डिबेट में, एक भारतीय जनता पार्टी की थी, एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, एक आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, और एक मैं था। उन्होंने नैरेटिव ये चलाना शुरू किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक पत्र उन्हें सोनिया गांधी जी से मिला है, जिसमें उन्होंने जो तेलंगाना के अंदर उन्होंने कास्ट सेंसस कराया है उसके लिए बधाई दी है। और उस पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे लिए नोबेल प्राइज जैसा है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अब उन्होंने डिस्कशन का पॉइंट ये बनाया कि ये जो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है, इसमें तो कोई विशेष बात लिखी नहीं, तो इसको नोबेल प्राइज क्यों मान सकते हैं। और वो ये चाह रहे थे कि इसको तथ्यों पे आप बताइए कि ये नोबेल प्राइज उन्होंने क्यों कहा। अच्छा, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनको कहना ही था कि वो गाली गलौज ये हैं, चमचे हैं, साइकोफेंट हैं, मानी बात है। अच्छा, एंकर जो है वो एंकरिंग की भूमिका निभाने के बजाय वो बन जाता है भारतीय जनता पार्टी का सुपर स्पोक्स पर्सन, और वो उन लोगों को पूरा बोलने का टाइम देता है, हमको म्यूट भी करता है और बार बार टोकता भी है और बोलने भी नहीं देता। खैर, जब मेरा मौका आया तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर स्वामी ये बताइए, ये जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा उसमें ऐसी कोई विशेष बात तो लिखी नहीं, तो उसको उन्होंने नोबेल प्राइज क्यों बताया। तो मैंने कहा, देखिए एंकर साहब और मैं और आप, हम तो नहीं डिसाइड कर सकते कि दूसरे के परसेप्शन को चेंज करें। भाई, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का परसेप्शन है वो उसका परसेप्शन है, और मेरा परसेप्शन मेरा परसेप्शन है। भाई, आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो गोडसे को अच्छा मानते हैं, ठीक है, उनका परसेप्शन है, गलत है मेरे हिसाब से। और मैं गांधी का समर्थक हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थक हूं, मैं लोहिया और जयप्रकाश का समर्थक हूं। उनको ये समझ नहीं आता कि मैं क्यों समर्थक हूं, लेकिन ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उनका परसेप्शन ऐसा क्यों है। उनका परसेप्शन है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ये प्रोगेटिव है, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, जो भी वो अपना परसेप्शन रखना चाहे रखें। तो उनको इस बात पे आपत्ति थी कि नहीं साहब, आप प्रोफेसर हैं, तो आप ये बताइए कि उनको इसमें आप जस्टिफाई कीजिए कि कोई नोबेल प्राइज जैसी बात है क्या। तो मैं आपके वहां तो नहीं कहा मैंने डिबेट में, मैं आपके सामने कहता हूं, और आप खुद भी ये निर्णय लीजिए कि जो मैं कह रहा हूं उसमें डज इट मेक सेंस और नॉट। एक बार क्या हुआ, अकबर के दरबार में अकबर का पोता दरबार में खेल रहा था, छोटा सा था, 1.5-2 साल का, और सुंदर बालक था। मानी बात है कि अकबर का पोता था तो सुंदर होगा, गोरा चिट्टा बिल्कुल लाल। तो अकबर ने कहा, अपने दरबारियों से कहा कि देखो, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ये सामने खेल रहा है, किसी को इससे इनकार है क्या। मानी बात है, चाटुकारिता तो होती है। सबने कहा कि नहीं साहब, इससे सुंदर कोई नहीं, इतना सुंदर बालक की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। बीरबल तो बीरबल ठहरे। उन्होंने कह दिया कि हाँ साहब, इससे सुंदर बच्चा तो है। अकबर ने कहा कि साहब, इससे सुंदर बच्चा है बीरबल, चलो कल सुबह चलूंगा तुम्हारे साथ, सुंदर बच्चा दिखाना। उन्होंने कहा बिल्कुल दिखाऊंगा। तो अकबर को लेके बीरबल निकले। अच्छा, एक झुग्गी, बड़े गरीब घर की महिला, काली कलूटी बिल्कुल, बस सूरज जिसे आज के लैंग्वेज में कहा जाता है, उसका एक पोता उसी की उम्र का, जैसे अकबर के पोते की उम्र थी, वो सीढ़ी से लुढ़का और गिर गया, रोने लगा। अच्छा, बच्चा भी जो परिभाषा है उसके हिसाब से नहीं था, काला, नाक बहती हुई, गंदे कपड़े पहने हुआ। अब जो दादी, तो दादी है, दादी ने उसे गोद में लिया, अरे मेरा राज दुलारा, मेरा बेटा, सुंदर, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। तो बीरबल ने कहा अकबर से कि साहब बताइए, ये दादी की निगाह में इसका पोता सबसे सुंदर है और आपकी निगाह में आपका पोता सबसे सुंदर है, तो सुंदरता है जो आंखों में है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो उसे अपना बच्चा सुंदर लग रहा है, तो सुंदरता आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। और मानी बात है कि वो हर आदमी का नजर, भाई जो हमें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे उनकी सूरत शक्ल कुछ भी हो। भाई जो ब्लैक्स हैं उनको ब्लैक बच्चे अच्छे लगते हैं, गोरों को गोरे लगते हैं, हम भूरों को भूरे लगते हैं। अब ये थोड़ी कोई फोर्स हमें कर सकता है। तथ्यों में सत्यापित कीजिए कि आपको काला क्यों अच्छा लग रहा है। भाई हमें नहीं लग रहा, उनको लग रहा है, भाई उनका परसेप्शन है। तो ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का परसेप्शन है कि सोनिया गांधी का एकमात्र छोटा सा पत्र उनको नोबेल प्राइज लग रहा है। जैसे मैं बताऊं, मैं छोटा था जब, तो मेरे पितामह कभी कभी मुझे सीटी ला के दे देते थे। अब भाई सीटी कोई बड़ी चीज तो है नहीं, आज के समय में आपको लगेगा क्या चीज है, लेकिन उस समय हमें लगता था यार क्या चीज मिल गई, सीटी बजाते दुनिया भर हल्ला मचाते फिरते थे, क्योंकि वो सुख की पराकाष्ठा थी कि बाबा जी ने हमको दिया है। तो इसका माने परसेप्शन, everybody has a right to have a perception and you don't have any right or I don't have any right to comment about his perception as to why he feels like that। ये बात मैंने उसमें कही। अच्छा, एक उदाहरण और देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। परसेप्शन, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई दुनिया की सबसे सुंदर स्थिति कौन थी, स्त्री कौन थी या है, मानी बात है, प्रश्न में आपसे भी पूछूंगा तो कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भाई मेरे लिए तो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री एक ऐसी थी, और जब मैं उसका नाम लूंगा, उसकी फोटो दिखाऊंगा, लोग कहेंगे यार ये तो 5 फुट 1 इंच की औरत थी, इसकी तो कमर झुकी हुई थी, इसकी तो बदसूरत थी, इसके तो कोई खूबसूरती का कोई नामो निशान नहीं है, और स्वामी साहब आप इसको कह रहे हैं सबसे खूबसूरत औरत दुनिया की ये है। तो मेरा कहना यह है कि वो औरत 5 फीट 2 इंच की, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो काली भी थी और बिल्कुल किसी भी नजरिए से लोग उसको सुंदर नहीं कह सकते, मेरी निगाह में सबसे सुंदर इसलिए थी वो मेरी मां थी। और मानी बात है कि आप लोगों में से जितने लोग भी मेरी ये बात को सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि आपकी मां की गोदी में जो आपको नींद आती है वो कहीं और नहीं आती। इसका माने ये परसेप्शन है, लेकिन मेरी बात सबको अच्छी नहीं लगेगी, तो मुझे अच्छी लगेगी, आपको आपकी मां अच्छी लगेगी,
आपको अपना बच्चा अच्छा लगेगा, मुझे अपना बच्चा अच्छा लगेगा। तो अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को सोनिया गांधी के पत्र में नोबेल प्राइज की सुगंध आ रही है तो आपको क्या परेशानी है? अच्छा, फिर जब उन्होंने बात की और मैंने ये बात की और एंकर साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में आ गए और उन्हें क्योंकि नैरेटिव को बनाना था और मैंने उनके नैरेटिव को बिगाड़ दिया था, वो बौखला गए और कहने लगे कि यू डोंट कम इन अवर डिबेट एंड इफ यू डोंट यू कैनॉट, अगर आप डिसेंट को नहीं सुन सकते और मेरे अधिकार को मैं किसी को रिडिक्यूल करूं, वो कहने लगे आई हैव ए राइट टू रिडिक्यूल द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा इफ यू हैव ए राइट टू रिडिक्यूल द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, आई हैव ए राइट टू रिडिक्यूल योर ओन what you are doing here. You are having a question on the perception of a chief minister or a democratically elected chief minister just because वो दूसरे विपक्षी दल का है और आपको भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव बनाना है तो एक ऊट पटांग आप ये इस परसेप्शन पे इशू लेके चले आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बताए कीजिए हमारे कार्यक्रम, आप हमारी डिबेट मत आए कीजिए। अच्छा, जब मैं उसका जवाब देने लगा तो उन्होंने मुझे म्यूट कर दिया। अच्छा, जिन लोग कार्यक्रमों में गए हैं, अगर हम यूट्यूब में भी जाते हैं, गोदी मीडिया में भी जाते हैं तो हमें इनवाइट भेजा जाता है, हमको इनवाइट किया जाता है और हम जा ही नहीं सकते वहां पे, हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते जब तक हमको लिंक ना भेजा जाए। जिन लोगों को पता है वो तो पता ही है, जिनको नहीं पता उनकी सूचना के लिए बता रहा हूं। तो जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, बड़ा पत्रकार समूह है, बड़े फेमस लोग हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी मीटिंग चलती रहती है, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, ये सभी पूछते रहते हैं। वो लिंक भेजते हैं मुझे और इनवाइट करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, रिकॉर्ड है मेरे पास। और उसके बाद वो ये कहने लगे आप बताए कीजिए। अरे मैंने कहा भैया मैं आता हूं तो तब हूं जो आप मुझे बुलाते हैं, बिना बुलाए तो मैं नहीं आता ना। लेकिन आप किसी को, गेस्ट को, जिसको आप बुलाएं, आमंत्रित करें और एक बुजुर्ग आदमी को आमंत्रित करें और उसका इस प्रकार से अपमान करें कि आप ना आए, ये तो सभ्यता संस्कृति, और ये तो मैं एक शिक्षक हूं और मैं कोई जर्नलिस्ट हूं नहीं, ये मेरी भावना को ठेस पहुंचती है। लेकिन जब मैंने ये जवाब देने की कोशिश की, भाई बुलाते तो आप, मैं थोड़ी घुसता हूं, मत बुलाइए, आई डोंट केयर, पर लेकिन बुलाइए तो सम्मान दीजिए, नहीं तो और नैरेटिव को मत बढ़ाइए। जो मैं फील कर रहा हूं भैया मैं तो वही बताऊंगा ना। ये थोड़ी है कि जो एंकर चाहेगा वो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी कहेंगे, जो एंकर चाहेगा वो मैं भी वही कहूंगा। भाई मैं तो अपने मन की बात करूंगा, तुम अपने मन की बात करो, मोदी जी के मन की बात सुनो। मैं नहीं सुनता, मेरे को नहीं अच्छी लगती। मुझे राहुल गांधी की बात अच्छी लगती है, मुझे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बात अच्छी लगती है। मुझे जो अभी ये दंगल साहब के साथ हुआ है वो अपमान अच्छा नहीं लगता। भाई संवैधानिक पद पे बैठे हुए आदमी को इस बेइज्जती से आपने निकाल दिया, उनको फेयरवेल नहीं दिया, उनको कोई सम्मान नहीं दिया, उनका स्वास्थ्य खराब है, कोई मिलने नहीं जा रहा है, मुझे खराब लग रहा है। आप जिनको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, भाई ये उनका परसेप्शन है, मेरा परसेप्शन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं तो मेरी भावना को ठेस पहुंची। नाम मैंने किसी पत्रकार का लिया, नाम मैंने किसी चैनल का लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये जो गोदी मीडिया है, ये जो एक लश्करे नोएडा का चैनल चला रहे हैं, ये आपके दिमाग को कितना प्रदूषित और दूषित कर रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है, अच्छा ये आप कहेंगे जैसे मेरे से पूछा, मैं भैया रामदेव तो हूं नहीं, मैं वो तो हूं नहीं श्री श्री रविशंकर जो ये कहते हैं कि अगर योगा करोगे और ध्यान ऐसे करोगे, प्राणायाम कर ऐसे करोगे जो 2.5 साल जियो, जय रामदेव कहते हैं मैं 150 साल जी के दिखाऊंगा। और जब वो बीमार पड़ते हैं तो एम्स में जाके भर्ती हो जाते हैं। अरे भैया अगर योगा से तो बीमारी नहीं पड़ सकते। एक बार 7 दिन के लिए भूखे रह गए थे रामदेव और एम्स में जाके उन्हें सलाइन वाटर चढ़ाना पड़ा था। उनके बाल मुकुंद जो उनके शिष्य हैं या भाई हैं या पता नहीं क्या हैं, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, रविशंकर भी भर्ती हो जाते हैं। तो जब ये लोग अपने इलाज के लिए भर्ती हो जाते हैं तो हमको योगा के नाम पे बेवकूफ क्यों मनाते हैं? अगर ये जीवित रहें और इनको जुकाम खांसी ना हो और आंख बिल्कुल दोनों बराबर हो और कहीं कोई परेशानी ना हो, और तो फिर तो हम मान लेंगे इनकी बात। लेकिन खुद ही उदाहरण नहीं मानते, केवल भाषण से उनके हम क्यों मान लें? तो इसलिए मेरा ये है कि मैं, क्योंकि ये गोदी मीडिया को बहुत दिन सुन चुका हूं तो अपने जीवन काल को मैं कम कर चुका हूं। मुझे नहीं पता हाउ मच आई हैव डैमेज्ड माई सेल्फ एंड वेदर आई विल बी एबल टू लिव, किस एज तक मैं जीऊंगा। लेकिन अगर आप इनको देखना बंद कर देंगे, अपने दिमाग को सुकून देंगे और ये झूठी बातें, असत्य बातें और धर्म नहीं सुनेंगे और ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए इनको ऊपर से सरकारी आदेश आता है और सारे के सारे गोदी मीडिया उसको चलाना शुरू कर देते हैं, अगर आप इनसे बचेंगे और मेरी बात मानेंगे
तो आपका जीवन जो है लंबा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।